हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम क्लास 10th और 9th की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो है चैप्टर नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री क्लास 10th। तो बिना कोई समय गंवाए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिर होता क्या है? तो फैक्ट्रीज़ का आना, इंडस्ट्रीज़ का आना, जिसकी वजह से आसपास समाज में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर इसे कोई पूछे आपसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन दीजिए, तो आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ पीरियड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंज दैट इज ब्रॉट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज के आने की वजह से इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस जो भी हुए, उस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अगर आप छोटे टर्म में बोलें तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन जब होने लग जाए बहुत ही बड़े लेवल पर, उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे इस चैप्टर को चालू करते हैं तो हमें एक छोटी सी फोटो दिखती है, दो फोटोज दिखती हैं। पहले हम एक एक करके बात करेंगे। पहली फोटो है ये, द डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो भाई 1900 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था E.T. पॉल। वो एक म्यूजिक पब्लिशर थे। उन्होंने अपनी म्यूजिक बुक के अंदर ये कवर यूज किया था। इसका नाम है द डॉन ऑफ सेंचुरी। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या दिख रहा है, क्या नहीं। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको एक एंजल लाइक फिगर दिखेगी। ये एंजल लाइक फिगर है एंजल ऑफ प्रोग्रेस। इसे हम बोलते हैं एंजल ऑफ प्रोग्रेस। उसके बाद इसके साथ साथ आपको इसके हाथ में एक फ्लैग दिखेगा जिसपे सेंचुरी लिखा हुआ है। तो ये नई आने वाली नई सेंचुरी का फ्लैग है। इसके साथ साथ ही भाई एक पहिए पे खड़ी है और पहिए के साइड में पंख लगे हुए हैं। तो ये इस व्हील को हम कहते हैं व्हील ऑफ टाइम। और इसके पीछे आपको बहुत सारी मशीन दिखेंगी और ऊपर की तरफ मशीन्स दिखेंगी फ्लोट करती हुई, और नीचे की तरफ आपको ये छोटे मोटे स्टीम इंजन और ये सब। तो इस पूरी की पूरी इमेज का सिग्निफिकेंस ये है कि एक नए शतक का आरंभ हो रहा है, एक नई सेंचुरी का नया सवेरा आ रहा है, मतलब नया टाइम आने वाला है। और ये नया टाइम कौन लेके आएगी? एंजल ऑफ प्रोग्रेस। और वो समय के पहिए पर खड़ी है और हमें आगे बढ़ाएगी और हमें एक नए दौर की तरफ लेके जाएगी। एक नए दौर का आगाज होगा। ये है भाई इस पूरी पिक्चर का छोटा मोटा जेस्ट। और इसके पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, चाहे वो रेलवेज हों, कैमरास हों, मशीन्स हों, प्रिंटिंग प्रेसेस हों, फैक्ट्रीज हों, तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये सिग्निफिकेंस दिखा रखा है। उसके बाद भाई अगली फ़ोटो देखें तो अगली फ़ोटो है, दो हिस्सों में बटी हुई है। ऊपर आपको कोई और, नीचे कोई और। तो ऊपर आपको अलादीन दिख रहा है, ठीक है, ओरिएंट कल्चर अलादीन। अब ओरिएंट का मतलब क्या होता है? ओरिएंट कल्चर का मतलब होता है मैजिकल दुनिया। जितने भी वेस्ट के लोग हैं, जैसे कि अमेरिका, वो ईस्ट को बहुत ही मिस्टीरियस मानते थे। जैसे आपने इंडियाना जोन्स मूवी देखी हो, उसके अंदर इंडिया को बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय बना रखा था। वैसे ही पहले चलता था। वेस्ट के लोग क्या करते थे, ईस्ट के लोगों को ये मानते थे कि भाई ये लोग ना बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से, अलादीन, अरेबियन नाइट्स वगैरह, वो सब यहीं से आए हैं। तो एक तरफ फोटो में ये दिखा रखा है कि अलादीन जो है वो बड़ा सा महल खड़ा कर लेता है। किसकी वजह से? उसके पास एक जादुई लैंप है, उसमें जीनी का यूज़ करके वो एक बड़ा सा लैंप खड़ा कर देता है। दूसरी तरफ वेस्ट के अंदर हमारे पास मॉडर्न अलादीन आ गया है, जो अपनी नॉलेज के दम पे नई नई चीज़ें खड़ी कर देता है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखा रखा है कि दोनों एक तरीके से मजिशियन है। एक तरफ है पुराना मजिशियन जो लैंप का यूज़ करता था, और एक तरफ है नया मजिशियन जो अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स यूज़ करता है और चीज़ें बिल्ड करता है। अब इन दोनों इमेजेस के अंदर हमें क्या चीज़ कॉमन दिखती है? जितने भी मॉडर्न वर्ल्ड है वो एसोसिएट करता है रैपिड टेक्नोलॉजी के साथ। हम बोलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड, तो हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं ना कि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी है, तो इसी वजह से मॉडर्न वर्ल्ड हो गया है। इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया। पहले ब्रिटेन के अंदर आया, सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं आया था तो ब्रिटेन के अंदर आया था। उसके बाद वो कैसे इंडिया के अंदर आया। तो हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या क्या होता। नाउ जब भी हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रीज के बारे में सुनते हैं, हमारे मन में क्या आता है?
फैक्ट्री ओनर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, और एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री होगी, वहाँ पे लोग है ना लाखों करोड़ों की मात्रा में ऐसे काम कर रहे होंगे, मशीनों की खटपट, ये सब आता है दिमाग में। तो हर कोई ये सोच लेता है कि यार इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि तभी प्रोडक्शन चालू हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज के आने से पहले भी प्रोडक्शन होती थी, उससे पहले भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए चीज़ें बनाई जाती थी, चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचती थी, जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर देखा। और उस टाइम के इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही जितने भी हिस्टोरिकल लोग हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो सारे के सारे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम बोलते थे। जैसे आज हम मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन या खाली इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, वैसे ही उस टाइम को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 17 और 18th सेंचुरी के अंदर जितने भी मर्चेंट्स होते थे वो सारे के सारे कंट्री साइड में जाते थे, और वहाँ पे जितने भी पीजेंट्स वगैरह हैं, गरीब फार्मर्स हैं, उनको फार्मिंग के अलावा भाई कुछ ना कुछ काम तो चाहिए होता था, तो उनसे प्रोडक्शन कराते थे और फिर उसे बेचते थे। अब हम अगर सोच के देखें तो आप ये पूछ सकते हैं कि एक बात बताओ, वो कंट्री साइड क्यों जाते थे? शहर के अंदर भी तो ये सारी चीज़ें करा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, शहर के अंदर होते हैं गिल्ट। अब गिल्ट एक नया वर्ड है तो देख लेते हैं। गिल्ट होता है एसोसिएशन, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की एसोसिएशन बन जाती है, उसे हम बोलते हैं एक तरीके का गिल्ट या ग्रुप, आप जो भी बोल सकते हैं। अब जैसे मैं एनीमे का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप लोगों ने अगर सोलो लेवलिंग देखा, उसके अंदर भी आपको हंटर्स गिल्ट दिखाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी वही सेम मतलब है, मतलब बहुत सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ में अच्छे हैं, वो उनका एक पूरा ग्रुप बन गया। तो शहर में क्या होता था ना, गिल्ट्स होते थे। अब ये गिल्ट हो गए बड़े बड़े लोगों के, और 2-3 गिल्ट ही सारी जगह राज करते थे। सारी जगह राज करने की वजह से होता क्या था कि जितना भी प्रोडक्शन होगा, किसको कितना सामान बटेगा, कौन कौन ट्रेड कर सकता है, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती थी ना, कुछ ही लोगों को मिलती थी। और नया टाइम आ गया था, तो भाई नए टाइम में अब लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। उन्होंने भी सोचा कि लोग अगर ये सब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो हम भी बनेंगे। सबको बिजनेसमैन बनने का शौक चढ़ा हुआ था, लेकिन कोई बन ही नहीं पा रहा था इन गिल्ड्स की वजह से। तो इस चीज़ के लिए जितने भी नए बिजनेसमैन, जितने भी नए मर्चेंट्स थे, वो सारे शहर में ना रह के वो कंट्री साइड में चले गए कि भाई यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे जितने भी पीजेंट्स हैं वो तो हो गए बेचारे गरीब। अब उनको कमाने के लिए सिर्फ उनकी ज़मीन नहीं, और भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो वो भी ऐसी जॉब्स करने लगे, तो जिसकी वजह से कंट्री साइड को भी एक सहारा मिल गया। तो ये कुछ रीज़न थे कि प्रोडक्शन जो है वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़माने में कैसे होता था, कंट्री साइड पे ही क्यों होता था, शहरों में क्यों नहीं होता था, और कंट्री साइड में लोग मान भी कैसे जाते थे, क्योंकि उनके पास एक तो फैमिली हो गई बड़ी, और फैमिली बड़ी हो गई तो उतनी आमदनी उनकी ज़मीन से हो नहीं पाती थी, छोटी ज़मीन होती थी, तो वो कुछ ना कुछ करने लगे। और जितने भी गिल्ट है ना, जितने भी उस टाइम पे मोनार्क वगैरह थे, जितने भी राजा महाराजा थे, वो इन गिल्ड्स की सपोर्ट करते थे। तो नए लोगों को शहरों में कोई अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं थी, तो वो इसीलिए कंट्री साइड की तरफ भाग जाते थे। इसके बाद भाई हम आगे बात करें तो कंट्री साइड का ये जो मॉडल बना रखा था ना इन लोगों ने, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि जितने भी कंट्री साइड में छोटे छोटे पीजेंट्स हैं उनको एडवांटेजेस तो थे ही, और जितने भी मर्चेंट्स होते थे वो क्या कहते थे कि हम तुम्हें एडवांस भी पे करेंगे, तुम्हें मटीरियल भी देंगे, तुम बस हमें बना के फिनिशिंग प्रोडक्ट दो। तो ये सब चीज़ें होती थी भाई। वो सोचते थे कि देखो हम दिन में 2-3 घंटे के अंदर अपना है ना फील्ड का काम निपटा लेते हैं। अब वो सारा काम करने के बाद जो टाइम बच गया उसमें हम ये कर लेंगे। और एडवांटेज क्या थी कि अब वो घर बैठे बैठे कमा सकते थे, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे। दूसरी चीज़, अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सभी को कामों पे लगा देते थे, तो जिनकी बड़ी फैमिली वो काम भी ज़्यादा कर सकते हैं, और काम ज़्यादा करेंगे तो उनको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, तो अपनी जितनी भी फैमिली लेबर है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ भाई अब उन लोगों को सहूलियत हो जाती थी, फ्लेक्सिबल आवर्स होते थे, वो कब तक काम करके दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 महीने तक का टाइम दे रखा है, किसी दिन उन्होंने 2 चीज़ें कर ली, किसी दिन उन्होंने 4 चीज़ें कर ली, किसी दिन रेस्ट कर लिया, ठीक है, एवरेज निकाल के वो महीने में काम कर लेते थे। तो फ्लेक्सिबल आवर्स थे, उनके लिए बहुत अच्छा था। दूसरी तरफ एक और पॉइंट देखें तो ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, अब सारा काम हो रहा है कंट्री साइड में, जो मर्चेंट्स हैं वो शहर में बैठे हैं। तो होता क्या था कि मर्चेंट्स आते थे कंट्री साइड में, हर एक जगह पे एक सुपरवाइज़र रखते थे जो इस सारे काम को मॉनिटर करता था और लोगों को
पैसे प्रोवाइड कराता था, उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता था। क्योंकि जब एक कोई काम होता है उसमें एक सिंगल बंदा तो सब कुछ नहीं करता, इसीलिए तो सुपरवाइजर लगते हैं। एक वो है जो उस फाइबर से धागा बनाएगा, एक वो है जो उस धागे को बुनेगा, एक वो है जो स्टेपल करेगा। तो एक काम करने के लिए भी हमें बहुत बड़ी वर्क फोर्स चाहिए थी, तो इसीलिए सुपरवाइजर लगता था। अब हर गांव के लिए भाई एक एक सुपरवाइजर, और उस टाइम गांव भी कैसे दूर दूर होते थे, घर भी गांव के अंदर दूर दूर होते थे, तो बहुत ही मैसी सा हो जाता था सब कुछ। तो ये था सारा का सारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पे कैसे काम चलता था। एक समरी में देख लेते हैं। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर देखो, नेटवर्क तो अच्छा बन गया था, कंट्री साइड और टाउन्स के बीच में सुपरवाइजर्स भी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन वहाँ होने की वजह से और हर जगह सुपरवाइजिंग करने की वजह से ये बहुत ही हौच पौच हो गया था सब कुछ। तो इसीलिए अब हमारे आगे आ गई द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रीज के आने से ये सारी प्रॉब्लम्स टैकल हो गई और हम और अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए। क्योंकि देखो, फिनिश प्रोडक्ट तो तब भी बनते थे, इंटरनेशनल मार्केट में तब भी जाता था सारा का सारा सिस्टम। हम पीछे पड़ के आए हैं ग्लोबलाइजेशन में, है ना। सिल्क रूट से चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस एक चीज़ को संभालना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा था सबके लिए। अब इंडस्ट्रीज़ के आने से सब कुछ चेंज हो गया और कई लोगों को बहुत सहूलियत भी हुई। चलिए, तो अब हम चलते हैं द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। सो जो पहली फैक्ट्री आई इंग्लैंड के अंदर वो आई थी 1730 में, लेकिन वो आते ही फेमस नहीं हुई, क्योंकि लोगों को बहुत ही नई चीज़ें अपनाने में ना थोड़ी हिचकिचाहट तो होती है। लेकिन 18th सेंचुरी में लोगों ने धीरे धीरे चीज़ें अपनानी चालू करी और फैक्ट्रीज का नंबर जो है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लग गया। और फैक्ट्रीज के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई और हमें एक न्यू एरा देखने को मिला। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे सबसे पहला बूम कौन से सेक्टर के अंदर आया था, तो वो था भाई कॉटन का सेक्टर। मतलब जो कपड़े वगैरह बनते हैं उनका सेक्टर का बूम सबसे पहले आया था। आपको पता ही, यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आ गए थे उन्होंने अपने कपड़े प्रमोट करे, वो काफ़ी सस्ते भी थे, क्योंकि उस टाइम तक इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छी तरह वर्क कर रहा था। और अगर आपको इस बूम के बारे में एविडेंस चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। 1760 के अंदर ब्रिटेन जो है वो कॉटन इंपोर्ट करता था 2.5 मिलियन टन्स, ठीक है। और 1787 आते आते जो कॉटन का इंपोर्ट है वो 22 मिलियन टन्स तक पहुंच गया ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन से सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिला, तो वो था कॉटन का सेक्टर। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आते आते भाई बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई थी। उन सभी अच्छी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला ये है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होने लग गया। दूसरा है कि आउटपुट ऑफ वर्कर्स का, क्योंकि आपको मशीन्स मिल गई हैं तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसके बाद रिचर्ड आर्कविट ने सबसे पहली कॉटन मिल को सेटअप किया था। इस नाम का बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है पेपर के अंदर कि कौन था जिसने सबसे पहली कॉटन मिल एस्टेब्लिश की थी, तो वो थे रिचर्ड आर्कविट। और इसके बाद एक और अच्छी चीज़ हुई, वो ये थी कि अब कॉस्टली मशीनों को लाया जा सकता था। पहले तो क्या है, पहले बहुत सारे लोग होते थे तो सब अपने घर में कर रहे हैं, तो लोग थोड़ा हिचकिचाते भी थे कि यार हम कॉस्टली मशीन इन्हें दे दें तो कोई तोड़ ताड़ ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। और अगर मेंटेनेंस करना पड़ा तो कौन टाउन से उठ के कंट्री साइड जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब लोग हिचकिचाए नहीं, उन्होंने कॉस्टली मशीन डाल ली। लोग अब उसे मेंटेन कर सकते थे, एक ही जगह पे उसे देख सकते थे और काम निकाल सकते थे उससे बढ़िया। और जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे अब अपने अपने घर होने के बजाय एक रूफ के अंडर आके काम कर सकते थे। तो आप अगर एक रूफ के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको सुपरविजन के लिए फिर इतने सारे लोग चाहिए ही नहीं। सिर्फ एक ही बंदा क्या पूरे तरीके से बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज कर लेगा, क्योंकि वो एक ही छत के नीचे हैं और लोगों की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी काम करने की। लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। देखो, प्रोडक्शन तब भी घरों में चल रहा था। ये नहीं है कि एकदम से अगर इंडस्ट्रीज आ गई तो जितने भी घर पे काम करते थे उनका काम कहीं रुक गया। लेकिन अगर आप उस टाइम पर देखें तो सभी लोग यही बोलते थे कि भाई इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन तब भी घरों में चलता था, लेकिन उस लेवल पे नहीं चलता था जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़माने पे चलता था। अब धीरे धीरे लोग ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे थे और कंजप्शन भी बढ़ रहा था लोगों का, आबादी भी बढ़ रही थी तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही थी।
कपड़े की या अलग अलग चीज़ों की, जिसकी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने चालू की है। अब हम बात करते हैं द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियल चेंज आया तो वो किस तरीके से आया, क्या वो एकदम से आ गया या उसे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा? तो हाँ, उसे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत धीरे धीरे आया, क्योंकि लोगों के मन में ना एक वो था कि अब मशीन्स आ गई तो हाथ के काम वालों को कोई पूछेगा नहीं। तो एक एक करके हम ये सारे के सारे चैलेंजेस देखेंगे। सबसे पहला चैलेंज है कि जितना भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था वो कुछ सेक्टर्स में आ रहा था और कुछ सेक्टर्स में नहीं आ रहा था। फॉर एग्जांपल, कॉटन का सेक्टर है, वो सबसे पहले अफेक्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। उसमें बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और कॉटन के सेक्टर में बहुत अच्छा बूम देखने को मिला। अब जब कॉटन आ गई तो उसके बाद रेलवे का जब एक्सपेंशन हुआ, रेलवे जब आगे बढ़ी, रेलवे अलग अलग सेगमेंट्स में आने लग गई, ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा साधन बन गया। तो और कंट्रीज जो हैं वो रेलवे का एक्सपेंशन करती थी, तो उसके बाद स्टील और आयरन से रिलेटेड जितने इंडस्ट्रीज हैं उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चालू हुआ। लेकिन और कोई सेगमेंट में अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ पे अब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ नहीं आ रखा था। तो एक अनइवननेस बन गई थी कि कॉटन और स्टील आयरन से रिलेटेड इन चीज़ों में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, लेकिन पूरे तरीके से अभी हर जगह अडॉप्ट नहीं हुआ था। तो ये हो गया हमारा पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज कि ज़्यादातर लोग ना टेक्नोलॉजी को मानते ही नहीं थे। होता है ना कि हाथ के काम जैसा कोई काम ही नहीं होता, वो मशीन से थोड़ी बन जाएगा। सिर्फ 20% लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्रियल चेंज को मानते थे, जो वहाँ पे एम्प्लॉय थे, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, और 80% लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि यार ये सब क्या है, मतलब ये तो बिल्कुल बकवास ही बात है, हम अभी हाथ से ही करेंगे जो करेंगे, मशीन से वो बात बन ही नहीं सकती। तो लोगों के बीच में एक धारणा थी कि यार मशीन से कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता, तो लोगों ने मशीन्स को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। सो दूसरा ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया। और तीसरा रीज़न ये है कि भाई इंडस्ट्रियल चेंज आने के साथ साथ लोगों के अंदर ये हो गया कि भाई इंडस्ट्रीज अब चेंज आना चालू हुआ है तो हमें भी अपने अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा, हमें उन इंडस्ट्रीज के साथ compete करना है, जितनी भी ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही हैं इनके साथ हमें भी compete करना है। तो वो भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने लगे, जिसकी वजह से लोग क्या अब ह्यूमन स्किल्स पे ज़्यादा जाने लग गए। उन्होंने मना कर दिया कि यार हमें मशीन्स की क्या ज़रूरत है, हमारे लोग अभी कितना कुछ नया सीख रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं ना वो टेक्नोलॉजी के साथ compete करने लग गए। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी और अपनी स्किल्स को हैंड इन हैंड लेके चलें, वो अपनी स्किल्स को बढ़ाने लग गए और एक तरीके से टेक्नोलॉजी को धुतकारने लग गए कि यार नहीं, ये सब कुछ नहीं है, हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, हमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा ये सबसे बड़ा रीज़न हुआ जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट हो गया बहुत ज़्यादा आने में हर एक सेक्टर में। उसके बाद भाई बात करें फोर्थ रीज़न की, तो टेक्नोलॉजी जो है, बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई, उसके लिए लेबर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत कॉस्टली आती हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी अभी आया है, आप बड़ी सी मशीन ले आओ जो बहुत ही कॉस्टली है कहीं से इंपोर्ट करके, तो अगर वो ख़राब हो गई तो उसके लिए मैकेनिक मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चालू हुआ है। तो मैकेनिक अगर मिलेगा वो भी बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। तो इसीलिए लोगों के मन में एक झिझक थी, यार इतनी बड़ी मशीन कौन लेके आए, हमारे लोग ही काम कर रहे हैं, वही बहुत है, सस्ते में काम हो रहा है। तो ये चौथा रीज़न था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस बहुत ही धीमा हो गया, क्योंकि लोग नई टेक्नोलॉजी पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कि ह्यूमन लेबर से ही सब कुछ हो जाएगा। अब इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे स्टीम इंजन्स होते हैं, ठीक है, स्टीम इंजन को हम मानते हैं बहुत बड़ी इन्वेंशन मानते हैं, हम उस टाइम के कंपैरिजन में देखें तो बहुत बड़ी इन्वेंशन थी जिसने पूरी दुनिया का ना फेस ही बदल के रख दिया, नई नई अपॉर्चुनिटीज खुली। लेकिन उसके साथ भी क्या हुआ ये देखते हैं। तो 1781 के अंदर भाई एक बंदे थे जेम्स वॉट करके, उन्होंने स्टीम इंजन का जो पेटेंट था वो अपने पास करा लिया। उसके बाद उसमें कुछ एडवांसमेंट करके कोई दूसरे बंदे आए जिनका नाम मैथ्यू था, उन्होंने अपने नाम पे करा लिया पेटेंट। तो होता क्या कि एडवांसमेंट होती गई, लेकिन एडवांसमेंट के बाद भी कोई बायर तो मिले ही नहीं। तो बायर ना मिलने की वजह से स्टीम इंजन्स भी नहीं आ पाए। तो आप सोच के देखिए कि स्टीम इंजन जैसी इतनी बड़ी इन्वेंशन लोगों ने बहुत ही लेट अपने ऊपर अपनाई। लोगों ने टेक्नोलॉजी को एकदम से अपने पास नहीं बुलाया, उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, उसे बहुत ही धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। और हिस्टोरियंस ने ये देखा कि यार
पुराने टाइम पर जितने भी लोग हो गए है ना, वो मर्चेंट की मर्जी से नहीं चलते थे। मर्चेंट को क्राफ्टमैन हो गए, लेबर्स हो गए, उनकी मर्जी से चलना पड़ता था। और ये जितने भी क्राफ्टमैन और लेबर थे, इन्होंने इंडस्ट्रियल पेस को इतना ज़्यादा रैपिड नहीं होने दिया, उन्होंने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। और एक बार जब ये सारी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद लोगों को पता चला कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि आपको वक्त के साथ ना अपने आप में चेंजेस करने चाहिए, आपको डे टू डे लाइफ में अपडेट होना चाहिए, ताकि आप आने वाले चेंजेस को बिल्कुल नकार ना दें। नहीं तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज कबीले वगैरह में रहते हैं, है ना, हम आज भी देखते हैं कई लोग हैं जो कबीलों में रहते हैं, और एक तरफ हम हैं, हम भी एक टाइम पर कबीलों में रहते थे, हमने लेकिन आने वाले चेंज को अपनाया, धीरे धीरे से ही अपनाया, और आज हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना पा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो कबीले में रहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंज को नहीं अपनाया, वो आज भी कबीले में रहते हैं। हो सकता है उनके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त के साथ चेंज हो जाना चाहिए। आपको एक ही तरीके का माइंडसेट नहीं रखना चाहिए हर एक जनरेशन के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही था, 2 टॉपिक्स थे आज के लिए, बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल परसों जब भी मिले, और तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट या फिर कुछ चीज़ ऐसी बताइए जो आपको अच्छी लगी हो, या फिर जो आप चाहते हैं इस वीडियो में अच्छा हो, मैं उस पर डेफिनेटली वर्क करूँगा। कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट्स में डाल दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।